Assalamu alaikum dear student. In the previous lecture we have discussed about ली चैटलियर principle. ठीक है कि ली चैटलियर principle क्या होता है. In this video we will discuss that what are the factors that affect the equilibrium. So the first factor is effect of change of concentration. ठीक है, अभी अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे. अब इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा है. लेकिन जैसे ही टाइम पास होगा तो टाइम पास के साथ हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है. अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब conversion of reactants into product, that will be equal to formation of products. ठीक है, जो products फॉर्म होंगे वो दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट दोबारा से देंगे, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा. ठीक है, अब हमारे पास अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस एग्जांपल में देखें, दिस इज अ गैस फेज रिएक्शन. ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर इन द गैसियस स्टेट. ठीक है, दिस reaction carbon dioxide react with hydrogen and they produce carbon monoxide along with water. In this reaction carbon dioxide and water are reactants while carbon monoxide and water are products. इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है और इसमें आपके पास ये y एक्सिस है और इस साइड पे आपके पास होता है x एक्सिस. जो y एक्सिस है इस पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन, जो x एक्सिस होता है उस पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर को. ठीक, अब हम इनको लेबल कर लेते हैं. ठीक है, ये आपके पास होता है 0, फिर यहाँ पे आप ले लो 2, यहाँ पे 4, ये 6, यहाँ पे आप ले लो 8, यहाँ पे आप ले लो 2, 4. जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम मेजर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, यहाँ पे आ जाएगा 8. और टाइम जो है इसको आप सेकंड में भी ले सकते हो, मिनट्स में भी ले सकते हो, आवर्स में भी ले सकते हैं. अब इनिशियली हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन होता है, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है. लेट से हम ले लेते हैं इस पॉइंट को, हम लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन किस चीज़ की है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और इस पॉइंट पे हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं किस चीज़ की, हाइड्रोजन की. ठीक है, अब जैसे ही टाइम पास होगा तो टाइम पास के साथ हमारे पास जो कंसंट्रेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की वो क्या होगी, ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट होगी. सिमिलरली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, वो ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो टाइम के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो वाटर है उसका भी ग्राफ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है जो कि रिएक्टेंट्स एक्ट कर रहे हैं, नाउ दे आर रिएक्टिंग एंड दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स दैट आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. ठीक है, अब जिस पॉइंट पे इनका रेट इक्वल हो जाता है, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. और इस पे हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल के प्रोड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, सो दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, इसको हम F से रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसी तरह कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होके दोबारा से रिएक्टेंट्स दे देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दे देते हैं, सो दिस इज द रिवर्स रिएक्शन, जिसको हम स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल b के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, B फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. अब हमने ये देखना है कि अगर हम
कंसंट्रेशन को चेंज कर लेते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा। तो याद रखें कि अगर आप लेट से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हो, ठीक है, अब जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे, रिएक्टेंट आपके पास ज्यादा हो गए हैं। अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, मजीद प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब है कि इस वक्त फिर आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिकदार क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो जितनी ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतने ज्यादा उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होगी, जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर आप उनमें रिएक्टेंट की अमाउंट को ज्यादा करोगे तो फिर क्या होगा कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो होगा। अब आप क्या करते हो, आप जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, आप उन प्रोडक्ट्स को यहां से बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स को बाहर निकालोगे तो इसका मतलब है दोबारा से इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब क्या होगा, अब भी आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर भी आपके पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ही मूव करेगा। अब आप क्या कर लेते हो कि जो कंसंट्रेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की और वाटर की, जो कि आपके पास क्या ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। अब आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप ज्यादा कर लो। जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज्यादा करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होगी। जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होगी उतना ही ज्यादा ये क्या करेंगे, बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो बैकवर्ड प्रोसीड होगा, ठीक है, बैकवर्ड, या इसको आप रिवर्स भी कह सकते हो। जब कभी आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है तो वहां पे आपके पास जो इफेक्टिव कोलिजन्स है बिटवीन रिएक्टेंट्स वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं टू द इफेक्टिव कोलिजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप लेट से एक साइड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर लोगे, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने ज्यादा कर ली, उसकी वजह से होगा क्या कि इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तो उतने रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इस टाइम आपके पास इक्विलिब्रियम दोबारा से रीएस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। So according to Le-Chatelier principle, adding additional reactant to a system will shift the equilibrium to the right. ठीक है, अगर आप ज्यादा रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिएक्शन होगा that will move toward right. इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा toward the side of products. By same logic, reducing the concentration of any product will also shift equilibrium to the right. अब आप क्या करो कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कर लो, ठीक है, प्रोडक्ट को रिड्यूस कर लो। जैसे आपको मैंने बता दिया ना कि कोई प्रोडक्ट आप यहां से रिमूव कर लो, जैसे आप रिमूव करोगे तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर मजीद प्रोडक्ट्स देंगे और इक्विलिब्रियम दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह if we add additional product to a system, the equilibrium will shift to the left in order to produce more reactants. Or if we remove more reactants from the system, equilibrium will also shift to the left. अब देखें, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो फिर क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर जाएगा। और इसी तरह अगर आप रिएक्टेंट जो हैं इनको आप विथड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, रिएक्टेंट्स को आप बाहर निकालते हो, तब भी क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट्स होंगे ये ज्यादा से ज्यादा आपस में रिएक्शन करेंगे और बैकवर्ड मूव करेगा रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सो द नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट इक्विलिब्रियम इज चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन पे प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसको समझने के लिए हम ये केमिकल रिएक्शन लिख लिया है हम लोगों ने, इसको हम स्टडी करते हैं। इन विच सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे कंबाइन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड।
अब sulfur dioxide and oxygen, these are reactants, while sulfur trioxide that is produced is product. When sulfur dioxide combine with oxygen, this reaction move in a forward direction. It means we are moving from left to right. So this is the forward reaction. So इसको हम small f के साथ represent कर लेते हैं. You can see that this is the symbol for reversible reaction. ठीक है, ये जो reaction है ये reverse हो सकता है अगर हमारे पास sulfur trioxide recombine हो जाए. ठीक है, ये क्या होता है कि अगर ये राइट से लेफ्ट मूव कर जाए, ठीक है, बैकवर्ड मूव कर जाए, सो इसको हम कहते हैं दिस इज द रिवर्स रिएक्शन. स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं या स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच रिप्रेजेंट बैकवर्ड रिएक्शन. अब हम स्टडी क्या करना चाह रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम. देखिए हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा हुआ है ना कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. हमारे पास दो टाइप की रिलेशनशिप होती है. एक हमारे पास होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप. डायरेक्ट रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होता है कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस. और दूसरे जो हमारे पास रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप. उसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. सही है. अब बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि एट constant number of mole and at constant temperature when you increase the pressure, ठीक है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, दिस इज बॉयल्स लॉ एंड दिस बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन गैसियस मिक्सचर. ठीक है, गैसेस के ऊपर क्या है ये एप्लीकेबल होता है. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ हम लोगों ने ब्रैकेट में स्मॉल g लिखा हुआ है. स्मॉल g जो है actually this represent state of a matter. ठीक है, we have 3 states of matter, rather we have 4 states of matter क्योंकि प्लाज्मा भी आ जाता है. ठीक है, solid, liquid, gas and then plasma. So अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है तो हम स्मॉल g लिख देते हैं. इसी तरह अगर लिक्विड फॉर्म में है तो हम स्मॉल l लिखते हैं और फॉर सॉलिड we यूज टू राइट स्मॉल s. अब देखें ये सारे जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं ये सारे हमारे पास गैसियस स्टेट में हैं. अब हम क्या करते हैं, देखें ये आपके पास नंबर ऑफ मोल सल्फर डाइऑक्साइड के कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल्स यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन का जो है ना 1 मोल है और ये प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड के हैं और 1 मोल किस चीज का है, ऑक्सीजन का है. तो टोटल मोल्स कितने हैं आपके पास, 3 मोल्स हैं. ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट्स की साइड पे देखो तो आपके पास 2 मोल्स किस चीज की प्रोड्यूस हो रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड के. अब अगर हम रिएक्टेंट्स पे प्रेशर इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है ना, अगर हम यहां पे प्रेशर को इंक्रीज कर लेते हैं तो अब होगा क्या कि ये जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी. अब वजह क्या है कि हम लोगों ने एक लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है दैट इज एवोगाड्रो लॉ. एवोगाड्रो लॉ हमारे पास कहता है क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपके पास वो वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे. ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. एंड यहां पे जो आपके पास कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो जो एवोगाड्रो लॉ है इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट. अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं. हम क्या करते हैं, हम यहां से इसके ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं. ठीक है, यहां से जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो अब सिस्टम ने क्या करना है, सिस्टम ने अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करना है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज से हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे मैंने आपको यहां पे बॉयल्स लॉ में बता दिया. तो अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ताकि उस
फोर्स जो आप प्रेशर ऊपर लगा रहे हो उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके और जो इक्विलिब्रियम है उसको दोबारा से रीएस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, अब आप जैसी प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फिर वो फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो रिएक्शन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि राइट साइड पे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कम है, वॉल्यूम जो है वो लेस है। और अगर इसी सिस्टम पे हम प्रेशर को डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, अब अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फिर वो इंक्रीज हो जाना है क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो, ठीक है, तो प्रेशर के डिक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और उसको आप क्या कहोगे, इसको आप रिवर्स रिएक्शन कहोगे या इसको आप बैकवर्ड रिएक्शन कहोगे, क्योंकि अब यहां पे क्या होगा कि सिस्टम जो है ये बैकवर्ड मूव करेगा। बैक साइड पे आपने प्रेशर कम कर दिया है, ठीक है, तो अगर आप प्रेशर कम करोगे दूसरी साइड पे उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और इस इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश करने के लिए अकॉर्डिंग टू ली-चार्टर प्रिंसिपल सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम बैकवर्ड मूव करेगा ताकि इस इक्विलिब्रियम को दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया जा सके। अभी हम एक और केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं इन विच वी हैव हाइड्रोजन एंड इट रिएक्ट विथ आयोडीन। ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। सो ये जो आपके पास है हाइड्रोजन और आयोडीन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन वुड एक्ट एज अ रिएक्टेंट, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये आपके पास क्या होंगे, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, ठीक है, इसी तरह आयोडीन का भी एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि वी हैव 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रोडक्शन हो रही है। और याद रखें कि दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। अब यहां पे ली-चार्टर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली-चार्टर प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये आपके पास इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो जब कभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो उस पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। Whenever the pressure is changed on such a system, neither forward nor the reverse reaction is favored because the number of molecule is the same on each side. Such equilibrium are not affected by pressure or volume changes. So this was all about effect of pressure. ठीक है, तो ये था हमारे पास 2 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है, 2 फैक्टर्स पढ़ लिए कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा और अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। सो इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही लेंथी हो रही है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे। So if you have any question, any doubt, please mention in the comment section. I will try my level best to answer your every question. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।